जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। तो जैसा कि आपको पता है कि भूगोल का जो टॉपिक है सभी आपका ख़त्म हो चुका है और आज से हम स्टार्ट करेंगे इतिहास के बारे में। तो इतिहास को हम 3 भागों में लेके चलेंगे। प्लेलिस्ट में आपको प्राचीन इतिहास मिलेगा, फिर उसके बाद मध्यकालीन इतिहास मिलेगा, फिर आपका मिलेगा आधुनिक इतिहास मिलेगा। तो 3 जो है अलग अलग आपके प्लेलिस्ट होंगे आपके चैनल में। तो आज जो टॉपिक होगा आपका प्राचीन इतिहास। क्या होगा? प्राचीन इतिहास का पहला लेक्चर होगा। आज कोई हम अलग से एक लेक्चर नहीं पढ़ाएंगे। प्राचीन इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है, प्राचीन इतिहास का क्या क्या सिलेबस है, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, ताकि आपके दिमाग में प्राचीन इतिहास का अगर सिलेबस बैठ जाएगा तो इतिहास और अच्छे से समझ में आएगी। तो इतिहास जो बच्चों को याद नहीं होती है, समझ में नहीं आती है, तो कारण ये है कि बच्चों को सिलेबस में पता ही नहीं है कि हमको पढ़ना क्या क्या। तो इतिहास को अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले चाहे प्राचीन इतिहास हो, चाहे मध्यकालीन इतिहास हो और चाहे आधुनिक इतिहास हो, तो जितना भी आपको उसमें टॉपिक है, तो पहले आपको 1 पेज में या 2 पेज में जो उसका सिलेबस है, विषय वस्तु है, उसको लिखना है और फिर स्टेप बाय स्टेप या टॉपिक वाइज आप पढ़ते जाइए। बहुत ही समझ में आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तब आपको ये लगेगा कि हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट क्या होता है? इतिहास होता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि प्राचीन इतिहास में हमको पढ़ना क्या है। तो आज का टॉपिक है प्राचीन इतिहास जो है इसकी विषय वस्तु। तो हम कह सकते हैं विषय वस्तु या सिलेबस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस पढ़ेंगे। तो सिलेबस में क्या क्या है देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जानते होंगे कि इतिहास की स्टार्टिंग किससे होती है? पाषाण काल से होती है। कि दूसरा चैप्टर आपका होगा ये सिंधु घाटी सभ्यता। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। और सिंधु घाटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। क्या पढ़ेंगे? वैदिक सभ्यता। तो पाषाण काल हो गया है, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया है, वैदिक सभ्यता हो गया है। अब इसके बाद जितने भी धर्म हैं, तो धर्म को हम एक साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम धर्म पढ़ेंगे जैन धर्म, फिर बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धर्म तो कई सारे हैं यहाँ पे, लेकिन आपके पेपर में जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बौद्ध धर्म से पूछे जाते हैं और जैन धर्म से पूछे जाते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म को पढ़ेंगे, फिर बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे, फिर शैव धर्म को पढ़ेंगे। शैव धर्म का मतलब होता है जो भगवान शिव के उपासक क्या कहलाते हैं? शैव कहलाते हैं। और उस धर्म के अनुयायियों को शैव धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? शैव धर्म कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे वैष्णव धर्म या भागवत धर्म। वैष्णव धर्म को पढ़ेंगे या भागवत धर्म को पढ़ेंगे। इसके जो संस्थापक हैं वासुदेव श्री कृष्ण जी हैं। आगे हम देखेंगे पारसी धर्म को पढ़ेंगे। पारसी धर्म मुख्य रूप से ईरान का है। कहाँ का है? ये ईरान का है, ये आपको याद रखना है। और इनका प्रमुख ग्रंथ जैन अविस्ता होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ईसाई धर्म। क्या पढ़ेंगे? ईसाई धर्म पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद इस्लाम धर्म पढ़ेंगे। इस्लाम धर्म के बाद हम आ जाएंगे सीधा कहाँ पे? इतिहास में आ जाएंगे। और इतिहास में जो होगा आपका वो महाजनपद। क्या होगा? महाजनपद। तो इस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। अब इसके बाद देखिए, ये तो अभी ऐसे हो गया है। अब इतिहास में जितने वंश हैं उनके संस्थापक क्या हैं, उनकी राजधानियाँ क्या हैं, तो उसको हम क्या है केवल वंश का नाम भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने संस्थापक का नाम भी लिखा है और सभी के क्रम से लिखा है। और इनकी राजधानियाँ क्या हैं ये भी आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो चाहे पीसीएस एग्ज़ाम हो। तो जितना ये आपका लिखा हुआ है यहाँ से एक क्वेश्चन सभी एग्ज़ामों में बनता है, चाहे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो चाहे ग्रुप सी का एग्ज़ाम हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, यहाँ से 100% जो है एक क्वेश्चन आपके यहाँ बनता है। तो यहाँ पे हमने लिखा वंश के नाम लिखा है और फिर लिखा है उनके संस्थापक कौन है और फिर लिखा है उनकी राजधानियाँ क्या रही। तो वंश में पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? महाजनपद पढ़ते हैं। और वंश में हम लोग स्टार्टिंग करेंगे हर्यक वंश से। किससे करेंगे? हर्यक वंश से। तो हर्यक वंश से स्टार्टिंग करेंगे। और एक चीज़ आपको और बताना पड़ेगा कि इतिहास में आप एडी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एडी पढ़ेंगे।
और BC पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग BC पढ़ते हैं और फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं, AD। तो BC का मतलब होता है कि गिनती उल्टा चलती है। जैसे हम कहते हैं मेरा जन्म 450 BC में हुआ है और मैं 20 साल का हूँ, तो क्या हो जाएगा 430। तो BC में गिनती जो है उल्टा चलती है और यहाँ पे AD में क्या है, ये सीधा चलती है। कह सकते हैं यहाँ पे अवरोही क्रम है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आरोही क्रम हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है एंडो डोमिनी होता है और BC का अर्थ होता है बिफोर ईसा क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के जो पहले के समय है उसे BC कहते हैं। और यहाँ जो है गिनती उल्टा चलती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हर्यक वंश, तो हर्यक वंश का जो समय है 544 BC, क्या है आपका 544 BC और कहाँ तक है 412 BC तक। तो आपने देखा कि 544 से लेके 412 BC तक के हर्यक वंश चला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गिनती क्या है, उल्टा चलती है। बस इतना आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाना है कि BC जो है यहाँ पे गिनती जो है उल्टा चलती है और AD में गिनती क्या है, सीधा चलती है। और जो कुषाण वंश है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, कुषाण वंश पढ़ेंगे। ये आपका कुषाण वंश है। तो यहीं से भी क्या है, प्रथम शताब्दी स्टार्ट होती है। और कुषाण वंश के पहले का जितना समय है तो वो सभी आपका किस में आता है, वो BC में आता है। और कुषाण वंश के बाद ही क्या है, AD आपकी स्टार्ट होती है। ये चीज़ आपको दिमाग में बैठाना है कि जो आपकी ईस्वी कहाँ से स्टार्ट होती है, कुषाण वंश से स्टार्ट होती है। इसे कहते हैं प्रथम शताब्दी कहते हैं। और इन्होंने ही शक संवत आरंभ किया था। कौन, कनिष्क। इस वंश का राजा कौन होता है, कनिष्क। वो 78 ईस्वी में क्या करता है, वो शक संवत आरंभ करता है और इसी के समय से प्रथम शताब्दी माना जाता है। और इसके पहले जितना आप पढ़ेंगे ये सब कहानी कहाँ की है, ये BC की है। तो पहला जो है आपका वंश है हर्यक वंश है और हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, बिंबिसार हैं और इनकी राजधानी राजगृह थी और पाटलिपुत्र। तो आपको ये याद रखना है कि हर्यक वंश की जो राजधानी क्या थी, राजगृह थी और पाटलिपुत्र थी। और इसके संस्थापक कौन है, ये बिंबिसार। तो कहीं कहीं आपको बिंबिसार मिलेगा और कहीं कहीं ये मात्रा हट भी जाती है, तो बिंबिसार भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक इतिहास में एक व्यक्ति बिंदुसार है, तो ये बिंबिसार है और एक व्यक्ति और है बिंदुसार। वो सम्राट अशोक के क्या है, सम्राट अशोक के पिताजी हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं। कौन, बिंदुसार। तो वो अलग हैं और ये अलग हैं। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं और इनकी राजधानी क्या है, राजगृह या पाटलिपुत्र। फिर हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश और शिशुनाग वंश की जो कहानी है 412 BC से 344 BC तक। और इसके संस्थापक कौन है, शिशुनाग हैं। इनकी राजधानी क्या रही है, पाटलिपुत्र और वैशाली। तो इनकी राजधानी रही है पाटलिपुत्र और वैशाली रही है। हर्यक वंश के राजा ही कौन होते हैं, उदयन, जिन्होंने पाटलिपुत्र को बसाया है। और बाद में मुगल वंश के दौरान शेरशाह सूरी, जो सूर्य वंश के राजा होते हैं, पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित करते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पाटलिपुत्र को कौन बसाया है, तो हर्यक वंश के राजा होते हैं उदयन ने बसाया है। और फिर से पाटलिपुत्र को पटना के नाम से शेरशाह सूरी बसाते हैं। तीसरा वंश हम यहाँ पढ़ते हैं, नंद वंश पढ़ते हैं, जिसका एक महान राजा होता है, घनानंद होता है। और यहाँ पे इसके संस्थापक कौन है, महापद्म नंद। तो नंद वंश के संस्थापक हैं महापद्म नंद और इनकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। क्या थी, पाटलिपुत्र। और इन्हीं के साथ साथ इसी वंश के दौरान जो है भारत में 2 आक्रमण हुए हैं, ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण। ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण है। तो ईरानी जो आक्रमण जो है असफल रहा है और यूनानी आक्रमण जो है सफल रहा है। और यूनानी आक्रमण ही आपका कौन सा होता है, सिकंदर महान। कौन होता है, सिकंदर महान। कहाँ का होता है, यूनान का होता है, जिसके पिता का नाम क्या था, फिलिप्स द्वितीय, जो कि मैसिडोनिया के राजा रहे हैं। तो आपको ये याद रखना कि भारत में सबसे पहले ईरानियों ने आक्रमण किया लेकिन ये असफल रहे हैं। फिर दूसरा जो आक्रमण होता है ये यूनानियों का और ये सफल होते हैं। और इनमें जो सफल होने वाला व्यक्ति कौन है, तो आपका है सिकंदर महान, जिनके गुरु का नाम अरस्तु है। आगे हम पढ़ेंगे मौर्य वंश। क्या पढ़ेंगे, मौर्य वंश। इनकी कहानी है 323 BC से 185 BC तक। और इसके जो संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। और राजधानी क्या है,
पाटलिपुत्र। तो आपको ये याद रखना है कि मौर्य वंश जो है इसके संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य हैं और इनकी राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र है। क्या है आपकी, पाटलिपुत्र। आगे हम देखेंगे शुंग वंश, ये ब्राह्मण वंश है। इसका समय क्या है, 185 बीसी से 75 बीसी तक, और इसके संस्थापक हैं पुष्यमित्र शुंग। कौन है, पुष्यमित्र शुंग। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया है और इनके दरबारी रहे महर्षि पतंजलि, जो योग दर्शन के प्रणेता हैं। तो पुष्यमित्र शुंग जो है ये संस्थापक हैं शुंग वंश के। इनकी जो राजधानी रही है पाटलिपुत्र और विदिशा। क्या रही है, पाटलिपुत्र और विदिशा रही है। आगे हम देखेंगे कर्ण वंश, और कर्ण वंश का जो समय 75 बीसी से अब 30 बीसी। अब देखिए 30 बीसी में आ गए हैं, इसके बाद हम ईस्वी में आ जाएंगे। किसमें, ईस्वी का मतलब एडी में आ जाएंगे। अभी तक हम बीसी में चल रहे हैं और फिर कहाँ आ जाएंगे, एडी में आ जाएंगे। तो इसके जो संस्थापक हैं वासुदेव और राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र। क्या है आपकी, पाटलिपुत्र। आगे हम देखेंगे आंध्र सातवाहन वंश। इनका समय है 300 बीसी से 30 बीसी से लेके 250 एडी। यहाँ पे जो 30 है ये आपका बीसी है और 250 क्या है, ये आपका ये एडी है। तो अब हम यहाँ पे क्या है, एडी में आ जाएंगे। लेकिन इनका कोई खास इतिहास आपको नहीं मिलेगा, बस 1-2 पॉइंट इस वंश से बनेंगे, इसलिए इस वंश का ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। इसके जो संस्थापक है सिमुख हैं और राजधानी क्या है, प्रतिष्ठान, और ये जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो आपको याद रखना है आंध्र सातवाहन वंश, इसके संस्थापक होते हैं सिमुक और राजधानी क्या है, प्रतिष्ठान, और ये प्रतिष्ठान कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। अब फिर से बता रहे हैं यहाँ पे ये बीसी 30 बीसी है, 250 एडी है। लेकिन 30 बीसी के बाद स्टार्टिंग का इतिहास तो मिलता है, लेकिन बाद का इतिहास इनका कोई खास नहीं मिलता है, इसलिए इनका इतिहास में ज़्यादा महत्व नहीं है। आगे हम देखेंगे चेदी वंश, महामेघवाहन वंश। तो इनका तो इतिहास मिलता है, लेकिन कोई लिखित प्रमाण साक्ष्य नहीं मिलता है कि इनकी टाइमिंग क्या रही है। आगे हम देखेंगे विदेशी शासक। अब देखिए विदेशी शासक जो है कौन कौन से रहे हैं। तो विदेशी शासक में पहले आपके कौन से, हिंद यवन शासक, हिंद यवन लोगों ने शासन किया है। फिर शक लोगों ने शासन किया। पहला हिंद यवन है, दूसरा शक है, और तीसरा क्या आपका पहलो वंश को पार्थियन वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्थियन वंश कहते हैं। तो इसका कभी कभी ये भी आ जाता है, क्रमांक को पूछ लेता है कि बताइए भारत में जो विदेशी जो शासकों ने शासन किया है उनका सही क्रम क्या है। तो पहला आपका होगा हिंद यवन शासक, दूसरा है आपका शक शासक, और तीसरा आपका पहलो वंश, और चौथा सबसे लास्ट में क्या है, कुषाण वंश। तो ये विदेशी शासकों का भारत में जो राज किए हैं उनका ये सही क्रम है। तो पहला स्थान किसका है, हिंद यवन का है, दूसरा शक का है, तीसरा पहलव का है, इसे पार्थियन भी कहते हैं, और लास्ट में क्या है, कुषाण वंश। और इन चारों में सबसे अच्छा, ये सबसे वर्चस्व वाला, ये सबसे जो प्रभावशाली वंश रहा है वो कुषाण वंश रहा है, और इसका इतिहास जो है भारत में ये अधिकांश मिलता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे हम पढ़ेंगे गुप्त वंश, और गुप्त वंश की कहानी शुरू हो जाती है 275 एडी से। कब से, 275 एडी, अर्थात 275 या 275 ईस्वी के आसपास से गुप्त वंश की स्टार्टिंग होती है। और इसके संस्थापक होते हैं श्री गुप्त। कौन होते हैं, श्री गुप्त होते हैं। अगर यहाँ पूछ ले गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन होते हैं, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त प्रथम होते हैं। कौन होते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम। अब यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य अलग हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको चंद्रगुप्त मिलेंगे। यहाँ के पहले चंद्रगुप्त का नाम होगा चंद्रगुप्त प्रथम, एक दूसरा होगा चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। लेकिन ये कौन है, ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये अलग हैं और यहाँ के ये अलग हैं। तो आपको ये याद रखना है कि गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं श्रीगुप्त हैं, और इनकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। क्या थी, पाटलिपुत्र। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं और इनकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। आगे हम देखेंगे कि पुष्यभूति वंश, इसके जो संस्थापक हैं ये पुष्यभूति हैं, और इनकी राजधानी प्रारंभ में थानेश्वर रही है और बाद में कन्नौज हो जाती है। और इसी वंश के जो महान हिंदू सम्राट कहा जाता है हर्षवर्धन। कौन, हर्षवर्धन जो है इनका संबंध इसी से है, पुष्यभूति वंश। इसे वर्धन वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
वर्धन वंश भी कहते हैं किसे, पुष्यभूत वंश को। आगे हम देखेंगे पल्लव वंश, और पल्लव वंश के जो संस्थापक हैं ये सिंह विष्णु हैं। कौन है, सिंह विष्णु हैं। और इनकी राजधानी क्या थी, कांचीपुरम। क्या थी, कांचीपुरम। कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो आपको याद रखना है कि पल्लव वंश जो है ये जो है सिंह विष्णु इसके संस्थापक हैं। राजधानी कहाँ पे थी, कांचीपुरम में रही है। आगे हम देखेंगे पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल, और इनकी राजधानी क्या थी, मुंगेर थी। क्या थी, मुंगेर। तो पाल वंश के जो संस्थापक हैं गोपाल हैं, और इनकी राजधानी क्या थी, ये मुंगेर थी। और इसी वंश के एक राजा होते राजा धर्मपाल, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया है। आगे हम देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। तो गुर्जर प्रतिहार वंश इसके संस्थापक होते हैं हरिश्चंद्र। कौन होते हैं, हरिश्चंद्र होते हैं। और इनकी राजधानी क्या होती है, कन्नौज होती है। आगे हम देखेंगे कि सेन वंश, और सेन वंश के जो संस्थापक हैं ये सामंत सेन है। कौन है, सामंत सेन। ये राढ़, ये पश्चिम बंगाल में आता है। ये आपको याद रखना है कि सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन है, और इनकी राजधानी क्या थी, राढ़ थी। आगे हम देखेंगे गहड़वाल वंश। देखिए गहड़वाल वंश है, चौहान वंश है, और चंदेल वंश है, गंग वंश है, परमार वंश है, और सोलंकी वंश। तो ये सभी जितने हैं ये सब आपके कहलाते हैं राजपूत वंश। क्या कहलाते हैं, राजपूत वंश। इतना आपको याद रखना है, ये क्या कहलाते हैं, आपके राजपूत वंश कहलाते हैं। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे गहड़वाल वंश, इसके संस्थापक चंद्रदेव होते हैं, और जो है इनकी राजधानी क्या होती है, कन्नौज होती है। और इसी वंश के राजा आपके कौन होते हैं, राजा जयचंद, जो चंदावर के युद्ध में 1194 में मोहम्मद गौरी से हारे थे। ये आपको याद रखना है। किस वंश के थे वो, गहड़वाल वंश। और इस वंश के राजा होते हैं चंद्रदेव। राजधानी क्या थी इनकी, कन्नौज रही है। आगे हम देखेंगे चौहान वंश। तो चौहान वंश जो है इसके जो संस्थापक कौन थे, वासुदेव थे, और राजधानी क्या थी, अजमेर। तो बाद में इसकी जो राजधानी दिल्ली हो गई थी, आपको याद रखना है। जिसे आपको पता होना चाहिए पृथ्वीराज जो चौहान है, तो इनकी राजधानी अजमेर थी, लेकिन इनका ननिहाल जो है ये दिल्ली था। और दिल्ली में तोमर वंश के जो शासन कर रहे थे, तो ये लोग उनके ननिहाल के थे, तो वहाँ पे कोई नहीं था। तो दिल्ली की सत्ता कौन से लोग ले लिए हैं, चौहान वंश ले लिए हैं। तो इसलिए चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव हैं, और इनकी राजधानी पहले अजमेर थी, बाद में क्या हो गई है, दिल्ली हो गई। चंदेल वंश देखेंगे, तो चंदेल वंश के जो संस्थापक हैं ये नन्नुक हैं, और इनकी राजधानी क्या है, खजुराहो। और खजुराहो किस राज्य में है, एमपी में है। ये आपको याद रखना है। तो चंदेल वंश जो है इसके संस्थापक जो है नन्नुक हैं, और इनकी राजधानी खजुराहो रही है। और खजुराहो किस राज्य में है, ये एमपी में है। यहाँ से पूछा जाता है कि बताइए खजुराहो के जो मंदिर है इनका निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया है। तो आपको याद रखना है चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया है। आगे हम देखेंगे गंग वंश। तो गंग वंश जो है इसके संस्थापक हैं वज्रहस्त पंचम। कौन से हैं, इसके संस्थापक हैं वज्रहस्त पंचम हैं, और इनकी राजधानी पुरी उड़ीसा में है। पुरी कहाँ पे है, उड़ीसा में है। आगे हम देखेंगे परमार वंश। तो परमार वंश के जो संस्थापक हैं राजा उपेंद्र हैं, और इनकी राजधानी कहाँ पे थी, धार या फिर उसके बाद उज्जैन में रही है। और ये कहाँ पे है, ये आपके मध्य प्रदेश में है। तो फिर से सुनिए, परमार वंश, और इनकी राजधानी क्या थी, इनके जो है संस्थापक कौन है, उपेंद्र हैं, और इनकी जो राजधानी है धार या उज्जैन रही है। आगे हम देखेंगे सोलंकी वंश, और सोलंकी वंश के जो संस्थापक हैं ये मूलराज प्रथम है। कौन है, मूलराज प्रथम है, और इनकी राजधानी थी अन्हड़वाड़ थी। अब इसके बाद हम देखेंगे कश्मीर के राजवंश। क्या, कश्मीर के राजवंश, और संगम काल और संगम युग। तो कश्मीर के राजवंश में आप लोग हम मौखिक बता दें आपको, कारकोट वंश, उत्पल वंश, और क्या कहते हैं, कारकोट वंश है, उत्पल वंश, इनको आपको पढ़ना है। तो इसमें आपको पढ़ना है कश्मीर के राजवंश है, कारकोट वंश पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कारकोट वंश पढ़ना है, और उत्पल वंश पढ़ना है, उत्पल, और फिर इसमें लोहार वंश। तो इन तीन वंशों को आप पढ़ेंगे किसमें, कश्मीर के राजवंश में। तो कश्मीर का जो पहला राजवंश होगा कारकोट वंश है, दूसरा वंश होगा उत्पल वंश है,
और तीसरा क्या होगा आपका लोहार वंश। तो कश्मीर के इतिहास में ये 3 राजवंश मिलते हैं, कालकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। अब देखिए इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हम लोग मध्यकाल में पढ़ेंगे हरिहर और बुक्का जिन्होंने क्या क्या कहते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की है, तो उनके पिता का नाम था संगम। तो हरिहर और बुक्का ने क्या किया है, अपने पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना की। तो वो संगम वंश अलग है और ये आपका अलग है। और संगम काल जो है, ये संगम काल, ये संगम युग, तो इसमें 3 वंश आते हैं। एक आपका आता है चेर, आता है चेर वंश, एक आपका आता है चोल वंश आता है, एक आपका आता है पांड्य वंश आता है। क्या आता है? पांड्य वंश। तो ये हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास में। और जो हरिहर और बुक्का जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, उनके पिता का नाम था संगम, तो अपने पिता के नाम पर भी उन्होंने क्या रख दिया है, संगम काल रख दिया है। वो अलग वंश है और ये अलग वंश है, लेकिन इस संगम काल, ये संगम युग में इसके अंदर भी 3 राजवंश हैं। कौन कौन से? चेर वंश है, चोल वंश है और पांड्य वंश है। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेर वंश का जो प्रतीक चिन्ह क्या है, आपको याद रखना है धनुष, तो चेर का हो जाएगा धनुष। चोल का जो प्रतीक चिन्ह है वो बाघ है और पांड्य का क्या होगा? मछली है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये क्या है, आपका प्राचीन इतिहास का विषय वस्तु। इसको अच्छे से पढ़िएगा। आपको एक कॉपी पे क्या 2 पेज 3 पेज में जितना भी सिलेबस है साफ साफ लिखिएगा। पहले आपको सिलेबस याद रखना है, उसके बाद जब हम स्टार्ट करेंगे एक एक टॉपिक वाइज, तो आपसे हम वादा करते हैं कि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट क्या होगा, इतिहास हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है कि इसकी जो विषय वस्तु है इसको आपको दिमाग में बैठाना है। तो रोजाना की तरह आज फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आज का जो क्वेश्चन है, आपको बताना है कि हमारे भारतीय संविधान में बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।